हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं डिबेंचर्स शेयर्स वगैरह से रिलेटेड। तो ये वाली क्लास में हम लोग सब कुछ समराइज करने वाले हैं कि अकाउंट्स में भी क्या पॉइंट्स देखते हैं अपन और इनकम टैक्स में भी क्या पॉइंट्स देखते हैं। तो वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है और एक ही जगह पे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखिए, अपन ने देखा है काफ़ी सारे एसएससीज होते हैं, उसमें एक कंपनी एसएससी भी होता है। ठीक, केवल कंपनी की बात करें क्योंकि डिबेंचर शेयर्स वगैरह कंपनी से रिलेट करता है। तो कंपनी को सपोज करते हैं आप प्रोपराइटर हैं। प्रोपराइटर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है और कंपनी होती है। प्रोपराइटर हैं आप, आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। कैसे चलाएंगे आप बिजनेस? देखिए, आप हो सकता है आप अपना पैसा लगाएं तो उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक, हो सकता है बैंक से ले लें। ठीक, हो सकता है अपने किसी फ्रेंड से ले लें। बस इन तीन ऑप्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बैंक में या अपने बिजनेस में पैसा लगाने का। ठीक, हो सकता है कुछ फ्रेंड वगैरह से ले लें, बस ये तीन से ज़्यादा नहीं जा सकते। खुद ने ले लिया, बैंक से लोन ले लिया या अदर लोगों से लोन ले लिया। ठीक, अब कंपनी क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब इसको भी पैसा चलाने के लिए, मतलब बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब कंपनी कहाँ कहाँ से अपना पैसा इकट्ठा कर सकती है, कहाँ कहाँ उसको अलाउड है पैसा लेना। ठीक, आप अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आम जनता से पैसा नहीं मांग सकते, बट कंपनी मांग सकती है विद सम कंडीशंस। क्लियर है? चलिए, सो कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा लाती है? कंपनी को भी बैंक लोन मिल सकता है, कंपनी के मालिक भी पैसा लगाते हैं। ठीक, और उसके बाद कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। बैंक से लोन नहीं लेके कंपनी आम लोगों से लोन ले सकती है। ठीक, आप प्रोप्राइटरशिप में अपने केवल फैमिली मेंबर्स या दोस्तों वगैरह से लोन ले सकते हैं, आम जनता से आप नहीं ले सकते। बट कंपनी ले सकती है आम जनता से लोन। क्लियर है? तो इसी डिबेंचर्स का मतलब ही बॉन्ड होता है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता डिबेंचर और बॉन्ड्स में, सेम ही होते हैं लगभग। ठीक, तो कंपनी मोटा मोटा चार जगह से पैसा लेती है। ठीक, या कह सकते हैं तीन जगह से पैसा लेती है। पहला, बैंक से लोन लेती है तो वहाँ इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को। दूसरा, आम जनता से लोन। ठीक, तीसरा, मालिक बना के लोगों से पैसा ले लिया, उसे बोलते हैं कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ही असली मालिक होते हैं। ठीक, ये अधूरे मालिक होते हैं। ठीक, इनको अ, अ, जो भी फैसले लिए जाते हैं ना, उनके अप्रूवल से लिए जाते हैं। ठीक, जो भी 51% से ज़्यादा का मालिकान, मतलब हर वोटिंग होती है कंपनी में हर किसी अप्रूवल के लिए कि कोई बड़ा काम करने जा रही है कंपनी, तो वहाँ एक बोर्ड मीटिंग होगी और उसके बाद एक शेयर होल्डरों की मीटिंग होगी, वहाँ डिसाइड होता है। ठीक, तो कंपनी मोटा मोटा तीन जगह से पैसा ले सकती है: बैंक लोन से, ठीक, आम जनता से लोन से, और आम जनता को ही मालिक बना के लोन लेना। ठीक, टाइप्स ऑफ कंपनी वगैरह, कितनी प्रकार की कंपनी होती है, ये भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, दो तरीके की मोटी मोटी कंपनी होती है: प्राइवेट कंपनी और आपकी पब्लिक कंपनी। ठीक, प्राइवेट कंपनी मतलब जहाँ 200 लोगों से ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते, 200 लोग से ज़्यादा मालिक नहीं हो सकते। पब्लिक कंपनी मतलब उसमें अनलिमिटेड मालिक हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। जियो के अंदर कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक, आप HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, तो अब अपन बात करते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों व्यू से बात करेंगे। कंपनी ने पैसा लिया लोन पे और आपने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक, तो आपकी कैसे टैक्सेबिलिटी होगी और कंपनी की कैसे टैक्सेबिलिटी होगी? कंपनी की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी जब कभी भी बैंक से लोन लेगी, बैंक से लोन लेते हैं अपन तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है अपन को। ठीक, तो कंपनी बैंक से यदि लोन लेगी तो कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देगी। क्या इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना है कंपनी को? नहीं काटना, क्योंकि सेक्शन 194 की सीरीज में अपन ने देखा था, यदि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई लोकल अथॉरिटी को, तो आपको इंटरेस्ट काटने की लायबिलिटी नहीं आती। तो ऐसे ही तो कंपनी बैंक को यदि इंटरेस्ट पे करेगी तो फिर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती। अब ये कंपनी के लिए क्या एक खर्चा है। ठीक, इंटरेस्ट क्या होता है कंपनी के लिए? खर्चा। खर्चा बुक किया जाएगा, पूरा पूरा लाभ होता है इनकम टैक्स में। ठीक, वहाँ लिमिट देखनी है आपको कैश एक्सपेंस की, 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा कैश में पे ना किया हो बस, तो खर्चा पूरा पूरा लाभ होता है। ठीक, कंपनी ने मालिकों से पैसा लिया, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया, तो उसको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक, कंपनी डिविडेंड देती है। ये खर्चा होता है कि डिविडेंड खर्चा नहीं होता, बेसिकली मालिकों को पैसा बांटना ये खर्चा नहीं होता। ऐसे पार्टनरशिप फर्म में अपन ने देखा था, यदि आखिरी में प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए और वो पार्टनरों में बट रहा है, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक, मालिकों को अल्टीमेटली वो प्रॉफिट जाना है, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा नहीं है कंपनी के लिए। बट कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो हमें फिर हम आते हैं अपने इनकम टैक्स वाले मॉड्यूल्स में, जहाँ चैप्टर नंबर 6 में आप देखेंगे, यदि कंपनी डिविडेंड बांटती है तो कंपनी को, देखिए मैं असेसमेंट 20-21 तक कवर कर रहा हूँ, 21-22 के लिए रूल्स थोड़े चेंज हो गए। ठीक, मैं बता देता हूँ क्या हो गया होगा। कंपनी जब कभी भी शेयर होल्डरों को डिविडेंड देती है तो उसको सरकार, मतलब सरकार शेयर होल्डर से देखिए, इनके लिए क्या है? खर्चा भी नहीं है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन इनके लिए इनकम है।
ठीक, शेयर होल्डर के लिए क्या डिविडेंड इनकम है, इनको पैसा मिलता है, आपने कंपनी में मालिकाना हक पाने के लिए शेयर्स में पैसा लगा दिया। ठीक, सो अब आपको डिविडेंड मिलेगा, आपने पैसा लगाया था, अब आपको डिविडेंड मिल रहा है, उस पर आप कहीं लोन देते हैं तो ब्याज मिलता है, वो इनकम होता है, ऐसे डिविडेंड आपकी इनकम होगा, आईओएस में डिविडेंड इनकम होता है। क्लियर है? चलिए, सो अब यहाँ पे क्या किया ना कि सरकार को, सपोज करते हैं 1 लाख शेयर होल्डर है किसी कंपनी में। ठीक, सरकार ने बहुत अच्छा पॉइंट लाया कि हम कंपनी से ही डिविडेंड कलेक्ट कर, ये टैक्स जितना भी बनता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। 1 लाख शेयर होल्डर को कौन ढूंढेगा, सीधे एक कंपनी को ढूंढते हैं। ठीक, तो कितना सॉर्टेड प्रोविजन है, तो इसलिए डिविडेंड पे कंपनी को टैक्स काट के सरकार को जमा करना पड़ता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डीडीटी या सीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्लियर है? इनकी इनकम है, बट टैक्स कंपनी इनको काट के पे करी। जैसे टीडीएस होता है, टीडीएस में क्या होता है कि सामने वाले को उसका क्रेडिट मिल जाता है, जितना टैक्स उसका बनता है उसमें टीडीएस माइनस करे, नेट उसको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, आप डीडीटी काट के सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करो, इनकी इनकम हो जाती है एग्जेम्प्ट। तो शेयर होल्डर को यदि डिविडेंड मिलता है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने पूरा टैक्स काट के जमा कर दिया। ठीक, अब डीडीटी और सीडीटी क्या है, ये अपन सेक्शन 115 ओ में देखते हैं। 20.36% जाता है ग्रॉस अप करके। ठीक, 15% डीडी का रेट है, 12% उस पर सरचार्ज, 3% सेस। ठीक, और ये 4% हो गया, अभी तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक, उसके बाद फिर सेक्शन 1034 बोलता है कि इसको आप शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दीजिए। क्लियर है? फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 19-20 से एक और क्लॉज आया कि 10 लाख रुपए से, वैसे तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होता था। ठीक, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से एक क्लॉज आया कि 10 लाख रुपए से यदि ज्यादा डिविडेंड बनेगा तो उस पर 10% टैक्स एसएससी को देना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। कंपनी काटेगी डीडीटी, उसके अलावा 10% और देना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? तो ये जब क्लॉज आया था तो मार्केट डाउन चला गया था, क्योंकि ये ऑब्वियसली टैक्स बर्डन क्रिएट कर रहा है। ठीक, सो डिविडेंड रिसीव्ड अंडर सेक्शन 115 ओ इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 लाख, और उसके ऊपर यदि कुछ कमाते हैं तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। सपोज आपने डिविडेंड कमाया 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट, क्योंकि इस पे कंपनी पूरा 15 लाख रुपए पे आपका डीडीटी काट के सरकार को जमा कर चुके हैं। लेकिन आपके हाथ में 10 लाख एग्जेम्प्ट होगा, 5 लाख रुपए पे 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा आईओएस में। ठीक, डीडीटी एग्जेम्प्ट फॉर कंपनीज म्यूचुअल फंड्स लोकेटेड इन आईएफएससी, इसको छोड़ देते हैं, ये रिलेवेंट अभी पॉइंट नहीं है। क्लियर है? उसके बाद फिर डीम डिविडेंड के पॉइंट होते हैं, ये थोड़ा थॉरली हो जाता है कि पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में लोग इसको प्लान करने के लिए, देखो अल्टीमेट शेयर होल्डर को पैसा पहुंचाना है। ठीक, डिविडेंड के रूप में ना पहुंचा के उनको लोन दे देते थे, उनको असेट्स दे देते थे, उनको कुछ और चीजें दे देते थे, तो एक्चुअल में डिविडेंड नहीं देते थे। होता वो डिविडेंड था, बट टैक्स बचाने के लिए उसको टैक्स प्लानिंग करते थे, कह सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन आया, सेक्शन 222, 222 ई, 222 ए बी सी अपने सब देखते थे। क्लियर है? चलिए, पैसा नहीं दिया उसकी जगह एसेट दे दिया, पैसा नहीं दिया उसकी जगह डिबेंचर दे दिए। ठीक है, और लिक्विडेशन पे क्या होता है, बायबैक पे क्या होता है। क्लियर है? बायबैक को भी अपन छोड़ रहे हैं, इस क्लास में कवर नहीं करेंगे, वो अपने क्लास में पूरा पूरा कवर कर लिया। तो क्लियर है? अब अपन इसको और थोड़ा थोड़ा देखते हैं, तो आइए देखते हैं। ये है इन्वेस्टर। ठीक, और इन्वेस्टर ने यहाँ पैसा लगाया कंपनी में। क्लियर है? पैसा क्या लगाया, डिबेंचर्स के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में। मेरी राइटिंग्स पे मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक, तो डिबेंचर या बॉन्ड के रूप में पैसा लगाया, कंपनी को पैसा दिया उसने। ठीक, अब कंपनी क्या कर रही है, उसका पैसा वापस तो करेगी 5-10 साल बाद, जितना भी टेन्योर होगा। उससे पहले वो सालाना इंटरेस्ट देती है कंपनी, सालाना या क्वार्टरली बोल सकते हैं, मंथली बोल सकते हैं, जैसा भी टर्म्स हो। ठीक, तो ये कंपनी के लिए क्या इंटरेस्ट है, खर्चा है, और इन्वेस्टर के लिए क्या है, ये इनकम है। इनकम किसमें, आईओएस में। खर्चा है कंपनी का, इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है, यस करता है। सेक्शन 194 में 10,000 से ज्यादा का टीडीएस होगा तो आपको 10% टीडीएस काटना है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। ठीक, इसमें बहुत सारी कंडीशंस और होती हैं। तो इन्वेस्टर के लिए इनकम है आईओएस की, और कंपनी के लिए क्या है, खर्चा। किसी का खर्चा, दूसरे की इनकम, डेफिनेटली यही पॉइंट चलता है। डबल इम्पैक्ट, ये अकाउंट्स में भी अपन देखते थे, हर चीज का ड्यूअल इम्पैक्ट आता है। किसी के लिए खर्चा है तो दूसरे के लिए इनकम होगी। क्लियर है? चलिए, अब इनको क्या करना है, आईओएस में अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखानी है। ठीक, और जब वो पैसा मिलेगा, ठीक, तो ये तो हो गया ब्याज। कंपनी क्या करेगी, ब्याज देगी आपको सालाना या क्वार्टरली जैसे भी, और उसके बाद आपको रिडेम्पशन का पैसा देगी, या कह सकते हैं आपको रिवर्ट करेगी। ठीक, या इसको रिडीम कहते हैं, ज़्यादा बेटर होता है वर्ड। रिडीम करती है, मतलब कंपनी का टेन्योर खत्म हो गया डिबेंचर का, 10 साल बाद पूरा पैसा आपको वापस। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, एक तो आईओएस की इनकम हो गई आपकी, इन्वेस्टर की एक आईओएस की इनकम हो गई, जो उसने इंटरेस्ट कमाया। दूसरा, ये जितने भी डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, ये होते हैं कैपिटल असेट।
ठीक। कैपिटल असेट होता है तो यहाँ पे कैपिटल गेन भी निकलेगा। इंटरेस्ट के टाइम आईओएस, और जब पैसा वापस आएगा उसकी जगह कैपिटल गेन निकलेगा। इन्वेस्टर क्या करेंगे, कंपनी को सेल कर देंगे अपने डिबेंचर्स, कंपनी वापस ले लेगी उनसे। तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अपने डिबेंचर्स को बेच रहे हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैपिटल असेट, तो बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन निकलेगा। डिपेंड्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है। ठीक। उसके बाद फिर आपको क्लॉज पढ़ने हैं कैपिटल गेन वाले। आइए मैं बताता हूँ, चैप्टर नंबर 5 में देखिए। चैप्टर 5 में अपन देख चुके हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111 ए वाला है। ठीक। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह वाला तो 15% अदर पे नॉर्मल टैक्स रेट से लगता है, जो भी एसएससी का स्लैब होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपन देख चुके हैं 10% या 20%। ठीक। ये पॉइंट भी देख सकते हैं, बट डिवेंचर के केस में हमेशा 20% आएगा। क्लियर है। चलिए, और डिवेंचर्स पे कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये क्लियर है आपको। तो दो इनकम होती है इन्वेस्टर की, एक आईओएस की इनकम जो उसको ब्याज मिला, दूसरी कैपिटल गेन जब बेचने पे। क्लियर है। बहुत सही है। अब इसी पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट क्या समझना हमको, इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है कंपनी में, पैसा लगा रहा है इन्वेस्टर, बट एज अ शेयर होल्डर, शेयर के रूप में पैसा लगा रहा है। ठीक। अब कंपनी क्या करेगी, उसको डिविडेंड पे करेगी। ठीक। एक कमाई पे करेगी, तो डिविडेंड आईओएस की इनकम है। क्लियर है। अब यहाँ हमको कंडीशन देखनी है, डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा मिला है तो 10 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है इनके हाथ में, उसके ऊपर 10% देना। कंपनी की क्या लायबिलिटी है, देखिए खर्चा नहीं है, खर्चा होता तो टीडीएस काटने का लायबिलिटी आ जाती। ठीक। तो कंपनी को क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करके सरकार को पे कर दीजिए। तो डीडीटी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। डीडीटी, डीडीटी या सीडीटी बोल सकते हैं आप इसको, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सॉर्टेड तरीके से है ये आईओएस की इनकम। अब कभी ना कभी तो ये शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच देंगे और पैसा ले लेंगे। ठीक। तो यहाँ से कंपनी से उनको पैसा आएगा, इसको भी बोलते हैं रिडेम्पशन। क्लियर है। या सेल ऑफ शेयर्स बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी कैपिटल गेन होगा, क्योंकि शेयर क्या होते हैं, शेयर होते हैं आपके कैपिटल असेट, और उसको बेचने खरीदने पे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन होता है। क्लियर है। बहुत सिंपल है। चलिए, अब यहाँ पे देखना पड़ता है कि शेयर के केस में कितना टैक्स लगता है। देखिए, आप शेयर की बात कर लेते हैं थोड़ा। डिविडेंड आईओएस की इनकम हो गया, 10 लाख से ज्यादा पे टैक्सेबल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, कंपनी को उस पर डीडीटी काटना जरूरी होता है। ठीक। अब यहाँ पे डेबेंचर्स और बॉन्ड्स तो सिंपल नॉर्मल तरीके से चलते हैं। शेयर्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, शेयर्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक। शेयर्स लिस्टेड हो सकते हैं, अनलिस्टेड हो सकते हैं। लिस्टेड मतलब आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, वहां पे क्या होता है कि आप कंपनी को नहीं बेचते शेयर, आप आपस में ही खरीद, दो इन्वेस्टर आपस में ही खरीद बेच सकते हैं। ठीक। तो लिस्टेड शेयर्स होते हैं और दूसरा अनलिस्टेड होते हैं, मतलब यहाँ थोड़ा सा पब्लिक कंपनी नहीं होती। ठीक। वो लिमिटेड कंपनी होती है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक। लिस्टेड में क्या होता है कि इन्वेस्टर आपस में ही खरीद बेच सकते हैं, सरकार को तो टैक्स चाहिए इसके ऊपर भी। तो वहाँ पे बस लिस्टेड में ये है कि यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी रहती है थोड़ी, तो इसलिए यहाँ कम टैक्स लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा झोल झपाटा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ठीक। सो यहाँ पे कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111 है, मतलब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है। ठीक। म्यूचुअल फंड पे मैं भी आता हूँ, ये क्या होता है, तो 15% टैक्स देना होता है। ठीक। अदर यदि कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या अदर असेट्स होंगी तो उस पर नॉर्मल टैक्स रेट देना है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यदि 10% टैक्स लिया जाएगा, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन लोगे आप, सेक्शन 112 ए, ये भी रीड करना है हमें। सेक्शन 112 ए क्या होता है। ठीक। तो उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो 10% देना है। यदि ये बेनिफिट नहीं लोगे आप तो 20% देना है। क्लियर है। चलो, तो इसके पीछे और पॉइंट है, ये सब आपको मिक्स मैच मिला के पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए चैप्टर वाइज पहले जाएंगे, उसके बाद फिर सम अप करके पूरा एक साथ पढ़ना, इसीलिए लगता है आपको। उसमें क्लबिंग के सेक्शन भी लगेंगे और कैपिटल गेन भी घुसेगा, आईओएस भी घुसेगा। यदि आपकी बिजनेस, ये सब कुछ आप बिजनेस के रूप में कर रहे हैं, ठीक, आप एज एन इन्वेस्टर तो हैं लेकिन आपका ये बिजनेस है, तो ये पूरी पूरी इनकम बिजनेस में शिफ्ट हो जाएगी। कैपिटल गेन और आईओएस का कोई मतलब नहीं। आपके बिजनेस है कि कंपनी में शेयर, कंपनी के शेयर में पैसा लगाना और वहां से डिविडेंड मिलेगा, तो पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी, आईओएस की नहीं। ठीक। तो ये सब चीजें आपको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब लॉजिक इसलिए है कि आप पहले समराइज अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप इन सबको डिराइव कर सकते हैं। ठीक। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ, बट हमारा कोशिश यही है कि इसको पहले समराइज करते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी बुक में लगभग 60% ही प्रैक्टिकल जितना हो सकता है वो कवर्ड है, और मैं इतना भी नहीं होगा, बट एग्जाम रिलेटेड बहुत सही बुक है आपके लिए। ठीक। बहुत सॉर्टेड है, काफी कुछ कवर्ड है इसके अंदर। बट जितना मेरा ऐसा मानना है कि ना, पहली बार में
मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि हम लोग तो थॉरली पढ़ चुके हैं इसको, और बहुत दिक्कत आती थी, कुछ कुछ कंसेप्ट समझने में 2-2 3-3 साल लग गए, फिर बाद में ला रही तो 5 मिनट का कंसेप्ट था, इसमें क्या था। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले समराइज पढ़िए, पूरा मत पढ़िए एक बार में, क्योंकि थॉरली घुसेंगे ना आपको आपके सिर में दर्द होने लगेगा। सैलरी वाला चैप्टर हमने 3 पेज में कवर अप किया हुआ है, सैलरी 300 पेज में भी नहीं हो पाएगा। ठीक। सो पहले थोड़ा समराइज पढ़ लीजिए, क्रक्स समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, उसके बाद फिर अपन थॉरली जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास तो मटेरियल है पूरी, बेयर एक्ट है, रिकॉग्नर, रेडी रिकॉग्नर आते हैं, बहुत शानदार लोगों ने राइटिंग की हुई है। बट समराइज पहले पढ़ना, कोर बैठाना तो जरूरी है। ठीक। तो उसके बाद फिर आप कितना भी जा सकते हैं अंदर। तो ये पॉइंट था इसके अंदर, डिबेंचर तो शेयर्स में जिनको भी कंफ्यूजन है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे और भी सारे पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमने क्लास में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे और थोड़ा फ्रूटफुल होता जाएगा आपका। ब्रश अप करना बहुत ज़रूरी है। बट मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, मैंने देखा है कि लोग शुरू ही रेडी रिकॉग्नर से करते हैं। ठीक है, वो रेडी रिकॉग्नर प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्होंने बहुत टाइम दिया है अपने कंसेप्ट सुधारने में। ठीक, तो पहले आपको समराइज करना पड़ेगा, उसके बाद भी आप रेडी रिकॉग्नर या अदर बुक्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो तो करना ही है। ठीक। सो आई होप आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं एग्जाम्स के लिए, तो आई होप आपने क्लासेस, सॉरी, आपने अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर दी, शुरू कर दी होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। हम लोग आपके एग्जाम्स के लिए 6 साल से पढ़ा रहे हैं, IT इनकम टैक्स ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स, और आपका UDC के एग्जाम्स के लिए। सो हमने हर पेपर के लिए आपके डेडिकेटेड बुक बनाई है। UDC की 2 पेपर्स रह गए हैं अभी, उनके लिए भी जल्दी आ जाएगी। तो उनके लिए डेडिकेटेड बुक बनाई है, तो आपको आई गेस बहुत पसंद आएगी। सो एक ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, रियल वर्ल्ड लर्निंग। ठीक, प्ले स्टोर पे जाइए और रियल वर्ल्ड लर्निंग, ये इसका साइन आएगा। तो रियल वर्ल्ड लर्निंग, इस पे जाएंगे आप, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक। एग्जाम, सिर्फ एग्जाम्स फोकस नहीं है हमारा, प्रैक्टिकल व्यू पे भी है, लेकिन बेस तैयार करने के लिए आपको अकेडमिक्स थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो ये है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको IITU से रिलेटेड। चलिए, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अपने यदि पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और इसके अंदर बुक आप देख सकते हैं, ट्रायल देख सकते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या है। और इनिशियली ये सब कुछ फ्री है, पूरा ट्रायल फ्री है आपका। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एट लास्ट की कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, ITU, ITI या UDC एग्जाम से रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क, प्लीज़ राइट डाउन माई नंबर 8359936663। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कितने भी डाउट्स पूछिए, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।